Good morning, students. Today we are Good morning, students. Today we are going to discuss the second chapter of civics of 10th class, federalism. Before going start for this chapter, आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने earlier we have read about the power sharing. That was the first chapter of civics. ठीक है, तो पहले हम पावर शेयरिंग को थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप इस चैप्टर को बहुत इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, अब आप ये कहोगे कि रिकॉल द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. अगर हम आप रिकॉल करो तो फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग के वी हैव रेड अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका. ठीक है, अब आप ये कहोगे यहाँ वापिस से पावर शेयरिंग का चैप्टर क्यों शुरू कर दिया और फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग शुरू हो गया बेल्जियम श्रीलंका. वो इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं. When you go through the recall the Belgium and Sri Lanka case which we have read about in power sharing chapter first, those things are related to this chapter. वो सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सिविक्स के वेरी फर्स्ट चैप्टर में भी कि सिविक्स के अंदर जो कुछ भी आप पढ़ते हो ऑल द थिंग्स आर को रिलेटेड विद द अदर चैप्टर्स, क्योंकि वही चीजें घूम फिर के रिलेटेड होती हैं आपस में. ठीक है, अब आप ये देखो कि हमने मैं बात कर रही थी कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका हमने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था. तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, उस बेल्जियम के अंदर ये पढ़ा था हमने एथनिक कंपोजिशन में क्या था कि एथनिक कंपोजिशन थी बहुत जटिल थी. क्यों? बिकॉज इन बेल्जियम एंड इन श्रीलंका ऑल्सो देयर वर सो मेनी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पे लिंग्विस्टिक लेवल पे जो डाइवर्सिटी थी, उसके अलावा रिलीजियस लेवल पे जो डाइवर्सिटी थी. ठीक है, क्या थी आपको याद होगा कि बेल्जियम में हमने डचीज और फ्रेंचिस के बारे में पढ़ा था. डचीज माइनॉरिटी में थे, डचीज वर 54% एंड फ्रेंचीज वर 40%. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि वहां पे जो थे डच बोलने वाले मेजोरिटी में थे, उसके बाद फ्रेंच बोलने वाले भी थे. ठीक है, और उसके बाद 1% कुछ जर्मन बोलने वाले थे. ठीक है, तो ये तीनों तरह से लैंग्वेजेस अलग अलग थी. अब इन्हीं अलग अलग लैंग्वेजेस की वजह से मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों के तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. और वही दूसरी तरफ हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था. श्रीलंका में क्या क्या स्टडी किया था हमने कि श्रीलंका में भी लिंग्विस्टिक लेवल पे और रिलीजियस लेवल पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी. क्या था वहाँ पर कि वहाँ पे सिंघाला लोग थे. 74% पीपल स्पीक सिंघाला इन श्रीलंका. ठीक है, एंड बाकी रिमेनिंग 18% वह स्पोक तमिल लैंग्वेज. और उन तमिल के अंदर भी कौन थे, दो रीजन्स में थे, टू रिलीजियस लोग थे, जैसे कि एक हिंदू मुस्लिम, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे. उसके अलावा जो रिमेनिंग 7% थे वो कौन थे, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, जिसमें हिंदू और मुस्लिम मिक्स थे. तो कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी वहां पे श्रीलंका में भी. ठीक है, उसके बाद हमने ये सारा पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था कि बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई थी, कि बेल्जियम ने ऐसा क्या किया था, क्या समझदारी दिखाई थी, आपको याद होगा उस चैप्टर में, जिसकी वजह से वहां पर सिस्टम सारा स्मूथ हो गया था. लेकिन श्रीलंका ने वो समझदारी नहीं दिखाई. श्रीलंका में बाद में वॉर हुई. ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, बाद में हालात ऐसे हो गए कि कई लोग वहां पे मरे. लास्ट में हालात बहुत खराब हो गए थे. तो ऐसा क्या बेल्जियम ने समझदारी दिखाई थी जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर वे से सारा सिस्टम स्मूथ हो गया था. नाउ कम टू दिस चैप्टर. अब हमने यहाँ पे पढ़ना है फेडरलिज्म. अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हमने ये सारा का सारा रिकॉल इसलिए किया क्योंकि इट इज टोटली रिलेटेड टू द केस ऑफ बेल्जियम इज टोटली रिलेटेड टू दिस चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म. नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म? शिफ्टिंग द पावर फ्रॉम सेंटर गवर्नमेंट. क्या होता है फेडरलिज्म? बेल्जियम ने क्या किया था, जब डचीज फ्रेंचीज लोग थे तो उसने क्या किया, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव लिया. ठीक है, और वहां पे पावर को शिफ्ट कर दिया, पावर को शेयर किया. ठीक है, सारी की सारी पावर्स एक खाली डचीज के हाथ में नहीं थी, डचीज के लेवल पर और फ्रेंचीज के लेवल पर पावर को शेयर कर दिया गया और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव चुने गए. जिसकी वजह से क्या हुआ, सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेटिव को अथॉरिटी मिल गई, राइट्स मिल गए लीगल तौर पर. ठीक है, तो वहां पे सबको अपने अपने राइट मिले. तो यही होता है फेडरल गवर्नमेंट, जो बेल्जियम ने समझदारी दिखाई और फेडरल तरीके से सारा काम किया. कैसे? फेडरलिज्म शिफ्टिंग द पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट. इसी को हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. शिफ्टिंग द पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट लाइक इन बेल्जियम, फ्रॉम द सेंट्रल टू स्टेट और द स्टेट टू रीजनल लेवल. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि सेंटर से स्टेट में दे देना और स्टेट से रीजनल लेवल पर देना. अब ये देखिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एम्प्लॉयज का, कि मान लो आज मतलब मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, एक हाई अथॉरिटी है. ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज को काम दे देती है. अब मेरे पास क्या है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया, जो मेरे को अथॉरिटी है कुछ काम करने की, तो मैंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि आज ये काम थोड़ा सा आप संभाल लो और ये काम आप कर सकते हो, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी.
ठीक है, तो उसमें क्या किया, मेरा काम कुछ कम हो गया और मैंने अपनी पावर को थोड़ा सा शेयर कर दिया, दूसरों को अथॉरिटी दे दी कि हाँ ये काम अब आप भी कर सकते हो, ठीक है। और वो अथॉरिटी सिर्फ देना ही नहीं, वो लीगली भी, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि पावर को शेयर कर देना, और कैसे, ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे, मतलब लेवल वाइज निचले लेवल को पावर दे देना, ठीक है। तो रीजनल, स्टेट टू रीजनल, रीजनल यूज गिवन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पावर टू रीजनल लीगल अथॉरिटी। अब खाली पावर को देना, एक मैं वर्बली कह देती हूँ कि चलो ठीक है जाओ आप भी कर लो, आपको भी राइट मिल गया इस चीज का, और अगला बंदा करने लगता है तो उसको बाद में वो सब कंफर्टेबल नहीं रहता, उसको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने कैसे कर लिया, आपको राइट ही नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे कहेगा कि मुझे पक्का बताओ कि मेरे को पक्का कैसे, क्या वो है कि मेरे पास ये पक्का मुझे वो मिल गया ये राइट, ठीक है। तो वो क्या है कि लीगली भी तो मेरे को राइट मिलना चाहिए। एक वर्बली कह देते जाओ जी आपको कोई नहीं टोकेगा, ठीक है, आप ले जाओ जी अपना व्हीकल जैसे मर्जी सड़क पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कहने से क्या होता है, एक ऑफिसर ने कह दिया कोई बात नहीं मेरा नाम ले देना, नाम ले लेना, और एक वो कहेगा कि पक्का काम है जी, मेरे पास उसके सारे डॉक्यूमेंट है, मेरे पास लीगली मेरे को अथॉरिटी मिली हुई है करने की, मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है। तो लीगली जो चीज आपको मिल गई, एनफोर्सेबल होगी, वो आपके उसमें श्योर हो गई, आपको गारंटी मिल गई उसकी, ठीक है। तो खाली पावर को सेंटर से स्टेट में और स्टेट से रीजनल में ही देने का वो नहीं है मकसद, वो वर्बली नहीं, लीगली वो पक्का भी होना चाहिए काम। तो ये क्या हुआ, और यही बेल्जियम ने किया था। अब देखिए कि रीजनल लेवल बस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, पावर टू रीजनल लीगल अथॉरिटी एंड गारंटी, और उसकी गारंटी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो फेडरल, अब हमने यहाँ पे, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट वेरी इजीली, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या है कि 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट यू अंडरस्टैंड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिटरी गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, अब नाउ अगेन वी रिकॉल द केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम ने फेडरल गवर्नमेंट यूज की, फेडरल गवर्नमेंट के तरीके से काम किया, तो वहां पे सिस्टम ठीक हो गया। लेकिन श्रीलंका में हालात क्यों नहीं सुधरे थे, क्योंकि श्रीलंका यूनिटरी गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा था। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है अब बताते हैं, जिसमें पावर शेयर नहीं होती, वहां पे सारा का सारा सिस्टम किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आगे पावर को देता भी है स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे, तो होल्ड सारा सेंटर का ही रहता है, अपनी मर्जी से वो कुछ कर नहीं सकते, स्टेट लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी। तो उसमें क्या है, इसमें तो प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर सारी स्टेट्स को अपनी मर्जी से अपनी स्टेट के हिसाब से जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो काम नहीं कर सकता, उसको पावर ही कुछ नहीं है, बार बार हर काम सेंटर से पूछ के, सेंटर से मतलब पावर लेके काम करना पड़ रहा है, तो वो मजा नहीं आता काम का, ठीक है। अपने एरिया में, अपने रीजन में तो हम कंफर्टेबल होने चाहिए ना, वो में राइट होना चाहिए मिनिस्टर्स को, ठीक है। अब देखो श्रीलंका ने वो यूनिटरी गवर्नमेंट के हिसाब से काम किया, तो क्या था यूनिटरी गवर्नमेंट, unitary government power is central, power in central government but in hands of central government can take it back। पावर सारी की सारी यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो पावर को दे भी देती है कुछ पावर रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो कभी भी उसको वापस भी ले सकती है, वो लीगल नहीं है, आपको कभी भी आपको सीट से हटा भी दिया जाएगा और कभी भी वो पावर आपसे वापस ले ली जाएगी। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, होल्ड किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लियर है आपको, नाउ होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, ओके। नाउ दिस इज द लास्ट डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, और इसको हम थोड़ा सा लास्ट में बस आप एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between central authority and various constituent unit of the country। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, जिसमें पावर किस चीज के बीच में डिवाइड होती है, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में डिवाइड होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होती है कि हर जगह की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है स्टेट वाइज, कि हाँ भाई एरिया वाइज कि हाँ ये इसकी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, तो हर यूनिट के अंदर पावर को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा होता है हमारा फेडरल गवर्नमेंट, जैसे इसमें कि ऊपर स्टेट, फिर सेंट्रल, फिर स्टेट से फिर रीजनल लेवल पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, और सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना, बिकॉज अगेन दीज पॉइंट्स आर डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑल्सो और इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो tomorrow we will discuss about the next topic, the features of federal government. Okay, thank you so much.